हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन के भांति जिस प्रकार मेरा सीरीज चल रहा है, उम्मीद करते हैं आप रेगुलर सीरीज ले रहे होंगे और सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। उसी तरह आज हमारी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आप सॉल्व करिए, है ना। और यह सारे एग्जाम के जितने हैं जहां साइंस आता है सभी के लिए उपयोगी है। खास करके अभी आपके सामने ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 और जेएसएससी सीजीएल, ये सारे एग्जामों के खोपड़ी में छेद करेगा। यही सारे क्वेश्चन सीधे आपके एग्जामिनर मतलब जो कॉपी होता है उसमें छपा मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, प्राथमिक रंग हैं प्रकृति में पाए जाने वाले रंग। तो हमें पता है प्राथमिक रंग जो होता है मेनली तीन ही होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं जो आप जानते हैं। तो ये होता है RGB, यानी जो प्राथमिक रंग है मेरा, प्राथमिक रंग वो तीन ही होते हैं, RGB। जब भी पूछा जाए तो यही याद रखिएगा, क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, उसके बाद इसी के कॉम्प्लेक्स से सारे कलर का निर्माण होता है। तो जैसे रेड और ग्रीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, येलो बनेगा, मैजेंटा बनेगा और सी, यानी कहने का मतलब है पीकॉक ब्लू। ठीक है, पीकॉक, ठीक है, पीकॉक कलर जो होता है वो निर्माण होगा। तो ये हो गया येलो मैजेंटा कलर, ठीक है, और ये पीकॉक ब्लू हो गया। ये तो आप जान रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहां जो बोल रहा है कि क्या है प्राथमिक रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। जो अन्य रंग से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और अगर बीच में एक होता है व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रंग, यानी ये और ये अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, व्हाइट। इसी प्रकार ये भी मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, व्हाइट, यानी पीकॉक ब्लू को मिला देंगे और रेड को तो व्हाइट बनेगा। ये येलो इधर से मिलेगा और इधर से ब्लू, तो फिर भी व्हाइट बनेगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका चर्चा किया। आखिर मेरा क्वेश्चन जो है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया डिजिटल माध्यमों को निम्न में से क्या कहा जाता है। डिजिटल माध्यम, डिजिटल मतलब सेवा प्रदान करना ना, तो और सेवा प्रदान करना ये कितना हो जाता है, प्राथमिक में क्या हो जाता है, कृषि वगैरह, है ना। और द्वितीयक में क्या हो जाता है, विनिर्माण, ठीक है, और तृतीयक में सेवा। तो डिजिटल माध्यम में जो निम्न में से क्या कहा जाता है, तो ये तृतीय माध्यम में आता है। जितना भी डिजिटल माध्यम से काम होता है वो सारे तृतीय माध्यम होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बोलिएगा कि कहाँ का क्वेश्चन, साइंस में पढ़ा रहे हैं, तो ये साइंस वाले में पूछा गया था कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि डिजिटल माध्यम आ गया था और जानते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इसी में आ जाता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 100 डिग्री पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। एक बात बताइए, कोई चीज है, कोई भी द्रव है, पानी है, पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल देंगे या उससे ज्यादा डिग्री पे, तो क्या उसका पीएच वैल्यू चेंज होगा, नहीं। तो वही बोल रहा है कि उसका पीएच उदासीन, और उदासीन का क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, पीएच स्केल है ये, पीएच स्केल। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। और ये जानते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होता है इधर। इसी प्रकार 8 9 10 11 12 13 और एक लास्ट 14। ये पूछा गया है कि पीएच स्केल में डिजिट कितने होते हैं, तो 0 से 14 तक, यानी 1 से 14 तक है। तो अगर 7 से कम है इधर तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। और 7 से अधिक हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, बेसिक मीडियम। और केवल 7 को जो है, 7 को हम लोग उदासीन कहते हैं, ठीक है, उदासीन।
ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि 100 डिग्री पर कोई भी पीएच वैल्यू, उदासीन का हम लोग जानते हैं कि उसका पीएच स्केल कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पीएच का फुल नेम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, पीएच स्केल, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का स्केल। तो देखिएगा, तो हमें जानते हैं पीएच स्केल 7 होता है। तो 100 डिग्री अगर सेल्सियस पे ले जाएंगे, कोई भी चीज को उबालेंगे, खाली क्वेश्चन घुमाया है, तो क्या होगा, कितना भी है उदासीन है तो उदासीन ही रहेगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर पे नो इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका पीएच स्केल उदासीन विलयन का 7 ही रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला स्केल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, तो स्ट्रांग इधर से जितना इधर आइएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंपैरिजन टू 5 से कंपैरिजन पीएच स्केल 2 वाला ज्यादा होगा एसिडिक मीडियम। ठीक है, और क्षार में क्या हो जाएगा, इधर जितना जाइएगा उतना बेसिक मीडियम अधिकता होते जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, सारे अम्ल में क्या मिक्स रहता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन रहता है अम्ल में, और क्षार में, अम्ल में हाइड्रोजन सब में रहता है, और क्षार में OH माइनस होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है। ठीक है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये आपका विकिपीडिया के हैं। ठीक है, विकिपीडिया से रिलेटेड है। गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। व्हाट्सएप और फेसबुक एक हो गया ना, अभी फेसबुक का नाम भी मेटा हो गया, आप लोग जानते होंगे। और ये दोनों का मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, तो गूगल का सुंदर पिचाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, बाइनरी का मान बताइए 111 का। तो हमें बाइनरी निकालने का तरीका जो है, आप कहीं भी 1 2 हमेशा इससे दुगुना, 1 2 उसके बाद 4 8, ठीक है 16, ऐसे करके लिखते जाइएगा जितना जा सके। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, 1 1 1 4 दिया हुआ है, तो इसके जहां 1 1 1 1 ऐसे ही ना, अगर 0 रहता तो इसका मतलब वो डिजिट को नहीं लेते। तो हमारा क्या है, 1 1 1 है। इसका मतलब हमें चारों डिजिट को क्या करना है, ले लेना है। तो अगर चारों डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 14, 1 15 होता है, यानी 15 होता है। लेकिन 15 तो यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा। तो 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप देखते होंगे, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है, इसमें हमें ये 16 हो गया, कितना हो गया, ये 16 है ना, 16 है, लेकिन हमें बनाना कितना, इसको 15। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 15। वही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 के पावर 4 माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन बनाना था इसको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझिए और समझ के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। यहां है, किसी वस्तु का भार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। ठीक है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका हाइट है, यानी जो हाइट दे दिया है आपका, वो दे दिया है त्रिज्या के आधा। ठीक है, यही ना मुझे मिला। और पृथ्वी की सतह पर उसका वजन कितना है, W न्यूटन। तो हमें पता है जो होगा उसकी पृथ्वी पर भार जो होगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार, ठीक है, बराबर होगा आपका W। ठीक है, जितना, और ब्रैकेट में होता 1 प्लस H बटे हो जाएगा R। ठीक है, त्रिज्या, इतना ये फॉर्मूला होता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर W, यानी किसी वस्तु का जो रहेगा वजन, वेट जो रहेगा वो लिखना है, और प्लस 1 प्लस H बाय R। ठीक है, ये R मतलब क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ये W क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और ये वेट जो वस्तु का भार दिया रहेगा उसका ना। चलिए, ये बात हमें समझ आ गया। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो कितना दिया है, W न्यूटन तो दिया है। चलिए, यहां तो W ही है, हमें तो छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर W ही हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस, ठीक है, अच्छा स्क्वायर होता है,
तो H बराबर क्या लिखा है, R/2 पुट करेंगे, ठीक है। H बराबर, H के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, R/2, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा ब्लर कर रहा है। चलिए देखिए, हमें क्या दिया था, H इक्वल टू R/2 दिया था। पूरा फिर से बनाते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलिए, चलिए थोड़ा सा, चलिए हमें अब स्पेस भी मिल गया। क्या दिया गया है, H बराबर R/2 दिया हुआ है, अभी हमने बताया था। और पृथ्वी पर किसी वस्तु की भार की बात करें, पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर होता है वेट, जिसका रहता है 1 प्लस H/R ना, R का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस पे बैठाएंगे तो हमारा वेट तो सेम दिया है W, 1 प्लस R के H कितना दिया है, R/2 का होल स्क्वायर बटे R तो है, एक नीचे R भी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, जब इसको करेंगे तो W/1 प्लस, ये पूरे का ब्रैकेट होता है, ये पूरे का ब्रैकेट होता है W/1 प्लस H के जगह पे क्या लिखेंगे हम, R लिखेंगे, R/2 बटे R का होल स्क्वायर, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है। ये देखिए W लिखेंगे और ये R इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस, और ये तो R नीचे है इसका, प्लस R/2 नीचे R हो गया, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा तो ये ट्रिपल R हो जाएगा, R एक R और 2R हो जाएगा, 2R। ये इसको, ये R जो है हम इसके नीचे लिखेंगे, इसको 2R लिख सकते हैं यहाँ सीधे, ये R इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सीधा में, सीधा लिखते हैं यहाँ स्टेप में, W बटे ये R इसके नीचे जाएगा 2R प्लस 1, ठीक है। तो 2R प्लस 1 3R, देखिएगा, तो यहाँ 3R बटे R हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा, उसी स्टेप को अभी हम लिखे थे, उसी को हमने शॉर्ट में लिखा इसको। ये R इससे गुना होगा, R पहले तो इससे साथ हो जाएगा 2R, और 2R एक जा 2R, और एक R ऊपर है तो 3R हुआ, 3R बटे R। अब ये R कट जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या था, स्क्वायर में था, ठीक है। तो ये स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो W/9 हो जाएगा, W/9 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और नीचे ये 2R बचा हुआ था ना, ये 2R नीचे बचा हुआ था, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए W, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे बच जाएगा, यानी 4W/9 बचेगा। ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 नीचे रह गया, 2 ऊपर चला गया स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हमारा वस्तु का भार। यही पूछा गया था, वस्तु का भार, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। W/9 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया एक लकड़ी का गुटका पानी में, पानी का घनत्व दे दिया गया है ना 10 के पावर क्यूब kg/m³ के ऊपर अपनी आयतन के 30% भाग तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व kg/m³ में क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए ये पानी में, आप भी एक कोई लकड़ी को तैरते हुए देखते होंगे, ये पानी है और पानी में मान लेते हैं कोई लकड़ी का लट्ठा है जो तैर रहा है, तो उसका जो बोल रहा है कि उसके ऊपर अपनी आयतन का 30% तैरता है। जो ऊपर हमें पानी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है
वो केवल कितना परसेंट दिखाई दे रहा है, 30%। ठीक है, ये बात आपसे बोला गया है। लकड़ी का लट्ठा पानी में तैर रहा है, उसकी ऊपरी हिस्सा मुझे केवल 30% दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना बात आप जान गए होंगे। तो बता रहा है कि लकड़ी का घनत्व तो क्या होगा, यानी पानी में जो डूबल है उसका हिस्सा कितना है ना, उसको वही घनत्व बताएगा हमें। तो डूबा हुआ हिस्सा का घनत्व तो निकालने बोला है। तो हमें क्या करेंगे इसका, तो लिखेंगे लकड़ी में लकड़ी के गुटका का पानी में डूबा हुआ ना, पानी में डूबे हुए भाग का आयतन ना, डूबे हुए भाग का आयतन, भाग का आयतन हमें निकालना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, लकड़ी का गुटका जो है पानी में डूबे हुए भाग का आयतन निकालना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है कि जितना भाग, ठीक है, वो कितना पहले उसका घनत्व है। ठीक है, लकड़ी का घनत्व, तो लकड़ी का घनत्व को हमने x मान रखा है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। लकड़ी का घनत्व को हम x मान लेते हैं, तो ऊपर हो जाता है लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व, ठीक है, नीचे लेना है पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर लकड़ी का घनत्व जिसका निकालने बोल रहा है, और नीचे पानी का घनत्व। तो यही तो मुझे निकालना है, और इसको हम x मान लेते हैं। तो बार बार नहीं लिखें क्योंकि स्पेस देखिएगा। तो हम ऊपर x मान लेते हैं, नीचे पानी का घनत्व कितना दे दिया गया है, 30% केवल दिखाई देता है। ठीक है, 30% दिखाई देता है। तो पानी का घनत्व मेरे जो दे दिया उसको लिखेंगे 10 के पावर क्यूब इक्वल टू कितना परसेंट पानी में डूबा हुआ है, क्या है, 30% पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया है। तो डूबा हुआ कितना है, तो 100% में 30 घटा देंगे तो बराबर 70% जो पानी में डूबा हुआ है। तो 70% बटे परसेंटेज है, तो 70% को जब हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। यहां तक आपको समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये 7 है, देखिए x बराबर ये डेसिमल 0 है, 10 है, वो डेसिमल में शिफ्ट होगा तो इसको 0.7 लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं 0.7 गुने ये किस में, डिवाइड में है, और जब RHS के साथ जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा 10 के पावर क्यूब। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन भी समझे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है, जैविक उपचार मतलब यानी जीव जंतुओं द्वारा उसका उपचार कैसे होगा। मान लेते हैं अभी थोड़ा सा कि प्रदूषित जल है, हाँ, प्रदूषित जल है, और प्रदूषित जल होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो जीव जंतु पनपेंगे, और जीव जंतु पनपेंगे तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की क्या कर रहा है, कमी कर देगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है प्रदूषित जल में जैविक उपचार का उद्देश्य होता है बीओडी को कम करके। बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है इसका फुल नेम बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बायोकेमिकल्स भी इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका जब हम कम कर दें, क्योंकि मांग बढ़ गया ना, जीव जंतु अगर पनपेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रदूषित, तो उसका ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन का मांग बढ़ जा रहा है। इसलिए बीओडी को जब हम कम कर देंगे तो क्या होगा, उसका एक जैविक उपचार हो जाएगा प्रदूषित जल के लिए। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बीटी कॉटन नहीं है। बीटी कॉटन एक तरह का सिंथेटिक इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक जीएम पौधा है, हाँ है, कीट प्रतिरोधी है, यस, उसको बनाया ही गया था, संकरण बीज जैसा होता है ये कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन एक बैक्टीरियल जीन की अभिव्यक्ति यंत्र है, हाँ ये भी है। सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी है, नहीं, ये बीटी कॉटन सभी के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। ठीक है, ये बीटी कॉटन का क्वालिटीज के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है
तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। ठीक, 15 डिग्री का विचलन होता है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव में अपवर्तनांक होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, ये है वायुमंडल और ये नीचे द्रव ना, द्रव है, पानी है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब यहां से मान लेते हैं ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है और ये कोई सोर्सेस से सन की लाइट जा रही है जैसे हो। ठीक है, कोई सोर्सेस ऑफ लाइट है, सन मान लेते हैं, या जो भी सोर्सेस ऑफ लाइट, किसी भी टॉर्च भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका आपतन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इसका आपतन कोण है। ये आपतन, आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें, आपतित किरणें। ठीक, अब ये है द्रव है, तो क्या होगा? अविलंब से झुक जाएगा, क्योंकि क्या मिल रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, और विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। यानी अविलंब अगर ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, ये सीधा अगर नीचे हम लोग खींचेंगे तो अभिलंब की तरफ भागेगा। यानी इसको जाना चाहिए था सीध में, लेकिन सीध में ना जाके ऐसे जाता, ऐसे सीध में जाता। लेकिन अब क्या होगा? ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा और थोड़ा सा मुड़ के ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो कितना डिग्री का विचलन होता है? 15 डिग्री का। तो स्टार्टिंग में कितना था? 60। 15 डिग्री का विचलन हुआ, यानी 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब कितना यहां बचा है? 45 डिग्री। कितना बचा है? 45 डिग्री। ये दिख रहा होगा 45 डिग्री। ठीक है, यहां 45 डिग्री 60 डिग्री से इंटर किया और जब अभिलंब की तरफ झुका तो कितना? 15 डिग्री का चेंजेज हो गया। ठीक है, विचलित हो गया। और जब 15 डिग्री तो कितना बचा? 45। अब 45 दे दिया गया है। उसके बाद समझते हैं, ये परावर्तित किरणें हो गए ना, अपवर्तित किरणें। तो उस द्रव में अपवर्तनांक क्या होगा? तो आप अपवर्तनांक का समझे होंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये हमें दिया है, आई दिया है, आई मतलब आपतित किरणें और आर मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल्स। ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल, तो इंसिडेंस एंगल कितना है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, बटे आपका परावर्तित किरणें यानी रिफ्रैक्टिव एंगल्स कितना दिया हुआ है? अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप इतना बात ध्यान से समझे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। लाइट चैप्टर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, √3/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2 और √2/1। क्लियर है? जब एक कटेगा तो 2√2 बराबर, क्योंकि हमें पता है, देखिए ये √2 काटेगा तो √2 टाइम्स में कट जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आया? √3/2 यानी √3/√2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा सा रूट अंडर में 3/2। एक ही चीज तो है, दोनों में रूट अंडर था, मैंने ऐसे लिखा। तो यही क्या हो जाएगा? उसका म्यू का अपवर्तनांक आपका √3/2 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर, अच्छा 2 ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है, √3/2, √3/2। ठीक है, यानी ये दोनों हो जाएंगे सही आंसर। क्लियर है? ये दोनों आंसर सही हैं। क्लियर है? एक ही चीज लिख दिया गया है दोनों में। तो ये आपका सही आंसर है। इसके निकालने के तरीके आपको समझ आया होगा। म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ध्रुवक ग्लास, ध्रुवक ग्लास यानी धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि धूप के चश्मा जो होता है वो क्यों पहना जाता है? क्या उसका कारण? क्योंकि ध्रुवन के कारण प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है। यस, एकदम ये सही है, प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है, इसीलिए हम लोग ध्रुवक ग्लास का पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया, जब एक समान आवेशित
गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा। देखिए शून्य दिया हुआ है ना, फट से मार दीजिएगा शून्य, क्योंकि हर बार आपके सामने से एक ही क्वेश्चन गुजरता है कि कोई भी एक ठोस गोला या कोई भी चीज खोखला एक गोला है, खोखला गोला है, और उसके अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा, विद्युत का मान क्या हो जाएगा, ये गोले के भीतर प्रवेश करने पर विद्युत का मान शून्य होगा। ठीक है, विद्युत का मान शून्य होगा, लेकिन विद्युत का विभव जो है आपका वो उतना ही होगा जितना सतह पर है, अंदर बाहर सेम। लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया और आप गड़बड़ी कर जाइएगा, इसलिए गड़बड़ ना हो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि विद्युत बोलेगा तब शून्य, और विद्युत विभव पूछा है तो जितना बाहर उतना अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है एंजाइम क्रिया करते हैं, एंजाइम किससे क्रिया करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोक्रिएटिक में किसका अभाव होता है, यानी यूकैरियोटिक और प्रोक्रियोटिक समझे होंगे। ठीक है, जब स्टार्टिंग एज होता है उस समय माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। चलिए, डीएनए का फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जान रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ गैसें सामान्यतः किस सामान्य रूप से, मतलब रासायनिक रूप से आक्रिय होते हैं। ठीक है, जो दुर्लभ गैसें किसे कहते हैं, ये आक्रिय गैस है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जीनोन, रेडोन ना, ये सारे कैसे दुर्लभ गैसें हैं, आक्रिय गैसें हैं। हीलियम के लास्ट कक्षा में 2 होता है, अंतिम में, और ये सारे में 8 होते हैं। तो इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होते हैं, स्थिर होता है। और यही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से आक्रिय होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी ऋण आवेश दिया जाएगा तो बढ़ेगी। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, ये एक 2,4-D है, एक कीटनाशी है। और क्या है, एक कीटनाशी है, कीटनाशी छिड़काव करते हैं पौधों में हम लोग। ठीक है, और इंडोल एसिटिक एसिड ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है जो ऑक्सिन का पार्ट होता है, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन, तो ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन विभाजन करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ में मदद करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ में मदद करता है, जिब्रेलिन ग्रोथ में मदद करता है, यानी वृद्धि में ना, वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसे। और जो विभाजन होता है वो किससे, साइटोकाइनिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है निम्नलिखित में से किस यौगिक सबसे अधिक परमाणु होते हैं, सबसे अधिक परमाणु बोला है। तो यहां देखिएगा, अच्छा इसमें HNO3 नहीं होता, यहां H2SO4 होगा। ठीक है, क्या होगा, H2SO4 होगा। तो यहां परमाणु काउंट करना है, तो परमाणु कैसे काउंट करते हैं, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 1, 2 और ऑक्सीजन के 2, 4 हो गए टोटल। इसमें हो जाएगा कितना, H2 यानी हाइड्रोजन के 2, सल्फर 1, 3, 3 हो गया, और ऑक्सीजन का 4 है, तो 4, 3, 7 हो गया। ठीक है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम का 1, और ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहां कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, 3 हो गया। तो बोला सबसे अधिक परमाणु किसमें दिख रहा है, तो H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा परमाणु कैसे काउंट करते हैं, एक क्वेश्चन आता है परमाणु काउंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा, तो किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का था, अमेरिका का था,
अमेरिका का था, यूएसए का। ठीक है, इसके साथ और भी कौन गए थे, एक दो में एल्वा एल्ड्रिन गया था, एल्वा एल्ड्रिन भी गया था, जिसका भी मौत हो गया फिलहाल, करंट में पूछा जा सकता है। तीसरा है माइकल कॉलिंस, माइकल कॉलिंस, कॉलिंस, ये तीनों लोग गया था, लेकिन इतिहास उसी का याद रखता है जो सबसे पहले करता है। तो 10 सेकंड पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरा था, इसलिए आप पहले कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग हो गए। ठीक है, फिर एल्वा एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस तीनों उतरे थे। तो ये कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को गए थे। किससे गए थे, अपोलो 11 के गए थे, अपोलो 11 से गए थे। ये यान का नाम क्या था, अपोलो 11। ठीक है, अभी चंद्रयान प्रथम जो गया था वो कब गया था, चंद्रयान फर्स्ट ना, चंद्रयान प्रथम जो गया था वो गया था 22 अक्टूबर, ठीक है, आपका 2008 को। और चंद्रयान 2 जो गया था, वो गया था 22, ठीक है, जुलाई 2019 में गया था। ठीक है, इसके साथ क्या गया था, विक्रम लैंडर और रोवर गया था ना, प्रज्ञान रोवर। तो ये दोनों पूछा जाता है, आप इसको बात को समझे होंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 जुलाई 1969 को गया था, इसका आंसर 1969 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान, ठीक है, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, ठीक है, और इसको परजीवियों का अध्ययन यानी इसको बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, कुकुरमुत्ता का कवक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित होते हैं। और बताइए हमें, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है कोई भी, तो हमारे सबसे बाहरी कक्षा में कौन रहते हैं, घूमते इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन ना विक्षेपित होगा। तो ये समझ के अगर कंसेप्चुअल मारते तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ना कि न्यूट्रॉन और फोटोन, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। तो कौन विक्षेपित होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहरी कक्षा में यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा जिसको आप लोग मिजलिस कहते हैं, ये खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टिक्का लगाने का विचार किसने दिया था, तो जॉन एफ एंडर्स ने दिया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपोमिक्सिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपोमिक्सिस जो है वो, उसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसी का प्रयोग करके अभी आप लोग संकर बीज का प्रयोग जो करते हैं, संकर बीज ना, यानी बिना लिंगी जनन के भ्रूण का निर्माण करना, बिना पेरेंट्स की जरूरत, मतलब दो मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, किसी एक ही से क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपोमिक्सिस। ठीक है, बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण करते हैं। संकर बीज आप लोग मकई या कोई भी चीज का सुने होंगे। ठीक है, तैयार किया गया है। और ये सारे आज के हमारे कलेक्शन थे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आराम से आप सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे हर एक क्वेश्चंस को, और समझने की कोशिश कीजिए। जहां तुम्हें आपको नहीं समझ आए तो वहां कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर उसको एक बार समझे, नहीं समझ आए फिर से करके देखिए, 100% समझ आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। आपके पास टाइम लिमिट है, उस टाइम को यूज करिए, इधर उधर की टाइमों में व्यस्त ना रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप अगर 10 घंटा नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं ले पाइएगा। ग्रुप डी, एनटीपीसी और झारखंड सीजीएल सभी दोस्तों को बोलता हूं मैं। इसलिए जिनको पसंद आ रहा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने दोस्तों यारों को बताएं कि बहुत अच्छा साइंस यहाँ पढ़ाई जा रही है, यहाँ फ्री निःशुल्क है। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बने हैं, अगर सारे देखिएगा तो 25 आउट ऑफ 25 आपके ग्रुप डी में बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।